का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपके लिए खेती किसानी से संबंधित कुछ ऐसे विषय लेकर आते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके, साथ ही साथ आप इससे ज़्यादा मुनाफा भी हासिल कर पाएँ। तो आइए आपको बता दें कि अपने आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जिन विषयों पर आज होगी चर्चा वो हैं खरीफ में उड़द एवं मूंग की बुआई व किस्में, और इसके साथ ही हम जानकारी हासिल करेंगे हमारे दूसरे विषय के बारे में जो कि है कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इन दोनों विषयों के संबंध में अगर आप कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060, 1800113061। जब भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आपने अपनी फ़ोन की आवाज़ को और टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखना है, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न जो है वो विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। इसके साथ ही अपना व्हाट्सएप नंबर भी आइए आपके साथ साझा कर लेते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इस पर भी आप डायरेक्ट हमें अपने प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं अगर आपका फ़ोन कॉल नहीं लग रहा है तो। और हमारा ईमेल आईडी भी जो है वो भी आप लिख सकते हैं अपने पास, hellokisan2015@gmail.com। तो मेल के जरिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं, और अपने कार्यक्रम में हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप सभी के जो प्रश्न हैं उनको शामिल किया जाए। आइए अब आपका परिचय करवा देते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो खास मेहमान, यानी कि हमारे विशेषज्ञ। आप हैं डॉक्टर दिनेश कुमार और आप खरीफ एवं उड़द और मूंग की बुआई और किस्मों के संबंध में देंगे जानकारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दिनेश। और दूसरी तरफ हैं डॉक्टर जगदीश प्रसाद शर्मा जी, आपसे हम जानकारी हासिल करने वाले हैं कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में। तो दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण आज के हमारे जो हैं वो विषय हैं, एक तरफ खेती किसानी से संबंधित तो दूसरी तरफ आप किस तरीके से आज के दौर में जब हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो डिजिटलाइज हो गई हैं और हमारे किसान भी जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कह लें या फिर मोबाइल फ़ोन कह लें, डिजिटल पेमेंट कह लें, उनका भी प्रयोग जो है वो करने लगे हैं। तो ये तमाम जानकारियाँ अपने आज के कार्यक्रम में हम ज़रूर हासिल करेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है हमारे खेती किसानी के क्षेत्र में, और हमारे किसान किस तरीके से आसानी से इसको अपना सकते हैं, कैसे सरल तरीके से इसको समझ सकते हैं। और वहीं खास तौर पर जो हमारा दूसरा विषय है वो यही है कि अगर आप उड़द और मूंग की बुआई जो है वो करना चाहते हैं तो उसकी बुआई का समय कब है, किस तरीके से आपने जो है वो इसका ध्यान रखना है, तमाम जानकारियां दोनों विशेषज्ञों से हासिल करेंगे। डॉक्टर दिनेश, सबसे पहले तो आपका रुख करना चाहेंगे कि हमारे देश की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो काफ़ी संवेदनशील होती हैं, और इस वक्त मानसून का जो है वो मौसम भी चल रहा है पूरे देश में। तो ऐसे में जब हम बात करते हैं खरीफ की मूंग और उड़द की बुआई के बारे में, तो हमारे देश में किस तरीके की इसकी स्थिति जो है वो अभी वर्तमान समय में देखी जा सकती है? हमारे जैसे कि सभी जानते हैं कि देश की अधिकतर जनसंख्या प्रोटीन के लिए दालों पर निर्भर रहती है, और मुख्य साधन है हमारे लिए प्रोटीन आपूर्ति का। अब जैसे खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ में वैसे तो अरहर ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन अरहर के अलावा दो और दालें हैं, उड़द और मूंग, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अब काफ़ी लंबे समय बाद अब बरसात का समय आया है, तो इस बरसात का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे जहाँ पे ठीक ठाक बरसात हो गई है, नमी अच्छी है, अब बुआई का समय आ गया है, और 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पे जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ पे अभी थोड़ा आप रुक सकते हैं, बाद में बुआई कर सकते हैं, जुलाई के दूसरे पखवाड़े में भी कर सकते हैं अगर पानी खेत में भरा हुआ है। इसमें आपको ख़ास ध्यान ये रखना होगा कि सभी दलहनी फसलें जो खड़ा हुआ पानी है खेत में उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आप मौसम की लगातार जानकारी लेते रहें, ऐसा ना हो आने वाले समय में 2-4 दिन में बहुत ज़्यादा बारिश हो और आप मूंग और उड़द की फसल लगा दें, क्योंकि पानी के प्रति इनकी सहिष्णुता जो है बहुत ज़्यादा है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप उड़द और मूंग की बुआई कर सकते हैं।
बिल्कुल। तो और इसके बारे में आपसे आगे भी ज़रूर तमाम जानकारियाँ हासिल करेंगे इनकी अच्छी किस्मों के बारे में, और साथ ही किस तरीके से इसके अंदर और प्रबंधन करने चाहिए, क्या पोषक तत्व प्रबंधन करना कितना आवश्यक है, और ये तमाम जानकारियाँ जो है वो हम हासिल करेंगे आपसे डॉक्टर दिनेश, और साथ ही जो भी हमारे प्रश्न आएंगे उनको भी कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर जगदीश का। डॉक्टर शर्मा, आपसे हम ज़रूर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं हमारा ये जो विषय है खरीफ में उड़द और मूंग की बुआई, इससे संबंधित एक खास रिपोर्ट। उड़द और मूंग की बुआई का सही समय जुलाई का दूसरा पखवाड़ा है। मेड़ों पर बोने से अच्छी उपज मिलती है। मूंग की फसल को मध्य जुलाई से अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बोना चाहिए। बोने के लिए सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जा सकता है। उड़द की बुआई का सही समय जुलाई के पहले पखवाड़े तक अच्छा माना जाता है। देर से बुआई करने पर उपज पर बुरा असर पड़ता है। भूमि का चयन करते समय ध्यान रखें कि खेत ऊंचा और समतल हो तथा साथ ही उसमें जल निकास अच्छा हो। उड़द और मूंग को ज्यादातर मिट्टियों में उगाया जा सकता है। उत्तर भारत में उड़द और मूंग को मटियार दोमट मिट्टी से लेकर रेतीली दोमट मिट्टी में उगाया जाता है। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो इसके लिए प्रकोप से बचने के लिए 20 से 25 किलो प्रति हेक्टेयर कार्बोरेल धूल मिट्टी में उस समय मिलानी चाहिए जब खेती की तैयारी अंतिम चरण में हो। 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से एलडी कॉर्ब या फोरेट का इस्तेमाल भी फायदेमंद रहता है। किस्मों की बात करें तो वैसे तो किस्मों का चयन अपने इलाके को ध्यान में रखकर करना चाहिए, लेकिन किसान मूंग की पूसा 1371, पूसा 672, पूसा विशाल, पूसा 9531, पूसा रत्ना, पूसा 672, सम्राट, पीडीएम 54 और पीडीएम 11 को बो सकते हैं। इसके अलावा मूंग की पंत मूंग 1, पंत मूंग 2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4, गंगा 8 और HUM 1 किस्में भी लगाई जा सकती हैं। वहीं उड़द की शेखर 1, KUG 479, नरेंद्र उड़द 1, आजाद उड़द 1, आजाद उड़द 2, आजाद उड़द 3, शेखर 1, शेखर 2, शेखर 3, WBU 108 और WBU 109 किस्में लगा सकते हैं। खरीफ दलहनों में बीज की मात्रा, बुआई की विधि, अंतः फसल आदि पर निर्भर करती है। बुआई हमेशा निर्धारित दूरी के हिसाब से पंक्ति में सीड ड्रिल या बोरा विधि से कर सकते हैं। कम क्षेत्र में खुरपी की मदद से रस्सी की सीधी पंक्ति में बीज डाल सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की निर्धारित संख्या अनिवार्य है। तो अभी आपने उड़द और मूंग की बुवाई से संबंधित तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। अब आइए यहाँ पर रुक कर लेते हैं डॉक्टर जगदीश का। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं IT की, तो ये आज के समय को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए कितना महत्वपूर्ण है, क्या बताएंगे? एक समय था जब कोई राष्ट्र या समाज शक्तिशाली होता था, मजबूत होता था, मसल पावर होती थी, तो वो राज करता था। दूसरा समय आया जो आर्थिक शक्ति होती थी उसका प्रभुत्व रहता था। और आज जो समय चल रहा है, जिसके पास में जानकारी है, इंफॉर्मेशन की एक्सेस है, वो एक बहुत प्रभावशाली राष्ट्र या समाज बनता जा रहा है। और सिर्फ एग्रीकल्चर में ही नहीं, आज हम देखते हैं जीवन के हर पहलू में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसका जो महत्व बढ़ता जा रहा है। और खेती में जिस तरह से विविधीकरण हो रहा है, जिस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही हैं, वहाँ ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस तरीके से महत्वपूर्ण है आज के समय को ध्यान में रखते हुए, कैसे आप इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम कहें इसकी सकारात्मक तरीके से किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके पॉजिटिव साइड्स कैसे देख सकते हैं। और ख़ास तौर से अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की फील्ड की, या हम कहें कि खेती किसानी के क्षेत्र में किस तरीके से हमारे किसान इसको जो है वो सीख सकते हैं, तो इसके बारे में आगे डॉक्टर जगदीश आपसे ज़रूर हम जानकारियाँ हासिल करेंगे। पहले देखते हैं इसी विषय पर आधारित एक खास रिपोर्ट। सूचना युग के इस दौर में
जीवन के हर क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी की काफी अहम भूमिका है, क्योंकि कृषि हमारे विकास का मुख्य आधार है। ऐसे में सूचना प्रौद्योगिकी का फायदा इस क्षेत्र को भी मिलना चाहिए। बता दें कि सूचना प्रौद्योगिकी के तहत वे सभी उपकरण और पद्धतियां शामिल हैं जो सूचना के संचालन में काम आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न साधनों के जरिए किसान काफी आसानी और तेजी से कृषि से जुड़ी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी पाकर कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी ICAR राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा विकसित 100 से अधिक मोबाइल ऐप संकलित करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड किए हैं। फसल, बागवानी, पशु चिकित्सा, डेयरी, पोल्ट्री, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और एकीकृत विषयों के क्षेत्रों में विकसित ये मोबाइल ऐप किसानों को बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। इन जानकारियों में विभिन्न वस्तुओं के बाजार मूल्य, मौसम संबंधी जानकारी और सलाहकार सेवाएं आदि शामिल हैं। इसके अलावा ICAR ने किसान सारथी नाम से एक डिजिटल मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल देश भर में 731 KVK के माध्यम से किसानों को सलाह देने के लिए किया जा रहा है। कुल मिलाकर किसानों को सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए अब घर बैठे सूचनाएं मिल रही हैं। अब किसान घर बैठे ऐप के माध्यम से न सिर्फ अपनी फसल को बेच सकते हैं, बल्कि पशुओं को भी खरीद और बेच सकते हैं। तो अभी आपने देखी विशेष रिपोर्ट। आपको एक बार हम फिर से बता दें कि अपने आज के इस लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में हम तमाम जानकारियां हासिल कर रहे हैं खरीफ में मूंग और उड़द की बुआई एवं उनकी किस्मों के बारे में, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित भी तमाम जानकारियां ले रहे हैं कि किस तरीके से खेती किसानी के क्षेत्र में जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम जानकारियां देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हमारे 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पे हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो कि है 180011300601, 8800520717। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, हेलो किसान 2015@gmail.com। ये है हमारा ईमेल ID। तीनों में से कोई भी एक विकल्प जल्दी से चुनिए और अपने प्रश्न हम तक पहुंचाइए। डॉक्टर दिनेश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि खरीफ की मूंग और उड़द की बुआई का समय है, तो कब से इसका सही समय जो है वो शुरू होगा, या इसका समय शुरू हो चुका है और कब तक रहने वाला है, और इसकी बुआई के दौरान जो हमारे किसान हैं वो कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनको ध्यान में रखना है? जहाँ तक बुआई के समय की बात है तो बिल्कुल 1-2 दिन बाद आने वाला है। आप उड़द और मूंग की जो खरीफ कालीन फसल है, जिसे हम बरसाती फसल भी कह सकते हैं, उसकी बुआई का सर्वोत्तम समय 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको बारिश लगातार होती रहे, खेत में पानी भरा रहे, आपको समय न मिल पाए, तो आप 30 जुलाई तक भी इनकी बुआई कर सकते हैं। ऐसा पाया गया है कि अगर आप अगस्त में ले जाते हैं बुआई को, तब फिर पैदावार में गिरावट आ जाती है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि बुआई इसकी जुलाई महीने के अंदर अंदर कर ली जाए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण होता है आपको बीज, सही किस्म का बीज आपको लेना है। बीज बीमारी वाला ना हो, स्वस्थ बीज हो, कटा या गला सड़ा बीज नहीं होना चाहिए, और जहाँ तक हो सके बड़े अच्छे आकार के दाने होने चाहिए, और उसमें खरपतवारों के बीज भी नहीं होने चाहिए। सही मात्रा में बीजों का आप प्रयोग करें। बीजों का उपचार बहुत ज़रूरी होता है। छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़ी उपज ले सकते हैं। बीज उपचार का बहुत महत्व होता है। बीज उपचार आप रसायनों से करें, साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं उनसे करें, और सही दूरी पर और सही मात्रा में बीज का प्रयोग करें, बुआई करें। इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप भी खरीफ की मूंग और उड़द की बुआई के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो साबित होने वाला है। डॉक्टर जगदीश, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं खेती किसानी के क्षेत्र की, तो हमारे एग्रीकल्चर का जो क्षेत्र है उसके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या अहम भूमिका है? क्या इसका उद्देश्य था जो इसे एग्रीकल्चर की फील्ड में भी जो है वो शामिल किया गया? एक्चुअली खेती में बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं, उसके साथ साथ चेंजेस आए हैं, और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा हुई हैं। अब मैं बात करूं, पहले जो चैलेंजेस की बात करूं, तो जैसे ज़मीन घटती जा रही है। प्रति परिवार जो ज़मीन की उपलब्धता है 0.8 हेक्टेयर के करीब है। जहां तक पानी की हम बात करें तो हमारा जो पानी है जो
वो 1950 में 5000 क्यूबिक मीटर पर हेक्टेयर पर ईयर अवेलेबल था, आज वो 1200 रह गया है। और हम जो ज़मीन की बात में कर रहा था, तो हम परिप्रेक्ष्य में देखें इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड के लेवल पे, तो हमारे पास में 2.4% ही लैंड है और जो 18% को हम जो पॉपुलेशन को जो है कैटर कर रहे हैं। ये एक चैलेंज हमारे पास में है पानी का। और दूसरा जो हमारा युवा है वो खेती से विमुख होता जा रहा है, तो इसके चलते अब किस तरह की खेती की जाए, कम ज़मीन है, कम पानी है और युवा हमारा जो है खेती से जुड़ना नहीं चाह रहा, तो अब खेती के व्यवसायीकरण की बात हो रही है, उसमें उद्यमता के विकास की बात हो रही है और खेती को एक तरह से बिजनेस में की रूप में लेने की बात हो रही है। तो जो उसकी इंफॉर्मेशन नीड्स हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। पहले किसान का क्या बोना है, कब बोना है, कब काटना है, वो सिंपल चीज़ें थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें उसमें आ गई हैं। क्या बोना है, कब बोना है, कब काटना है, कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, प्रोसेसिंग करनी है, वैल्यू एडिशन करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें किसान को डिसीजंस लेने एज ए बिजनेसमैन। इसी तरह से गवर्नमेंट के बहुत सारी योजनाएं, जैसे आत्मनिर्भर भारत के अंदर योजनाएं हैं, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, स्टार्टअप का एक कल्चर चल रहा है, तो किसानों को विशेषकर युवाओं को इनसे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ चाहिए। इन चीज़ों को देखते हुए जो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे हम जो है किसान भाइयों को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकें। पहले सिर्फ प्रोडक्शन पे हमारा जोर था, अब हमारा जोर हो रहा है प्रॉफिटेबिलिटी पे, कि उनकी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। तो जब हम आमदनी की बढ़ाने की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसी चीज़ आती हैं जिसमें प्रोसेसिंग की बात मैंने की, वैल्यू एडिशन की बात मैंने की, मार्केटिंग की बात मैंने की। तो इनसे संबंधित किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उनकी सेवाएं हैं, इसलिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है एग्रीकल्चर में बहुत बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और साथ ही आपसे हम ये भी जानेंगे, जैसे आपने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बोला कि जो हमारा युवा है वो अब खेती किसानी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाहता, तो क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से उनको प्रोत्साहित किया जा सकता है क्या इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, या फिर क्या किसी तरीके के कोई ऐप्स भी लाए गए हैं जिससे कि रोज़गार को भी जो है कृषि के क्षेत्र में बढ़ाया जा सके, क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में भी जो है वो काफ़ी अग्रसर हो रहे हैं और अच्छा काम भी जो है वो कर रहे हैं। तो किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को जोड़कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने देश के युवा को प्रोत्साहित कर सकते हैं। डॉक्टर जगदीश, आपसे हम ये इसके बारे में आगे ज़रूर जानेंगे। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम जानकारियां हासिल कर रहे हैं कि खरीफ में मूंग और उड़द की बुआई आप कैसे कर सकते हैं और कौन कौन सी किस्में हैं जिनका चयन कर सकते हैं, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर हम ये भी जान रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से एग्रीकल्चर में किया जा सकता है। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ नितेश मिश्रा जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्ते, मेरा नाम नितेश मिश्रा नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। जी, आपका बहुत-बहुत स्पष्ट ये है कि नेशनल सीड कॉर्पोरेशन के वेयर हाउस में एक किस्म उपलब्ध है हमारे प्रदेश के लिए, PDM 84-178 और TGM 20। तो हम क्या इन किस्मों को लगा सकते हैं और इसमें बीज उपचार के लिए गाजर दवा हमारे पास है 18 मिलीग्राम 30 FC। तो क्या ऐसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते, उसकी मात्रा कितनी लगती है? जी बिल्कुल, जहाँ तक मात्रा का प्रश्न है तो खरीफ में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
ओड़दिया मूंग का बीज लगता है, या यूँ समझिए 4.5-5 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से ओड़दिया मूंग का लगेगा। किस्मों की बात है, बीज आपके पास है, आपको ये भी आइडिया है कि मध्य प्रदेश के लिए ये किस्में संस्तुत हैं, तो निश्चित तौर पे अगर आप अपना बीज प्रयोग में ला रहे हैं तो उसका आपको बीज उपचार करना चाहिए। और अगर आप जो NSC से, जैसे आप बता रहे हैं, NSC से अगर बीज आपने खरीदा तो वो उपचारित बीज होता है, उसको आपको उपचार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पे आप जैव उर्वरकों से इसको उपचारित कर सकते हैं, क्योंकि ये NSC ने जो बीज आपको दिया होगा ये कवकनाशी से उपचारित होगा, जैसे कार्बनडाजिम है या दूसरे किसी कवकनाशी से उपचारित होगा। इसके लिए आप जैव उर्वरक जैसे PSB का टीका आता है, फास्फोरस घोलक का टीका आता है और राइजोबियम का टीका आता है, इन टीकों से आप इस बीज को उपचारित करके बोएं। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि भोपाल में एक दलहन का केंद्र है, हमारा सेंटर है, ICR का सेंटर है, वहाँ पे भी बीज इसके मिलते हैं, वहाँ से भी आप जानकारी ले सकते हैं और लेने के बाद जो किस्में आपके मध्य प्रदेश के लिए उनकी आप बुआई कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर नंदस्वरूप मिश्रा जी फोन लाइन पर मौजूद हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो उड़द की बुवाई हम लोग करते हैं तो जब भूमि से शोधन करते हैं, बीज का उपचार करते हैं, फिर अपना पौधा तैयार करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपकी फसल सुरक्षा के लिए उसमें कीट और रोग जो लगते हैं उससे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसमें कीटों की समस्या ज़्यादा आती है और कई बार कीटों की वजह से रोग लग जाते हैं। जैसे सफ़ेद मक्खी आती है तो सफ़ेद मक्खी जो पीला वायरस होता है, आपका येलो मोज़ेक होता है, पीला मोज़ेक सबसे बड़ी समस्या इन फसलों की होती है, पीला मोज़ेक, जिसकी वजह से किसान परेशान रहते हैं। तो इसके लिए शुरुआत में आपको ध्यान रखना होगा कि जब आपकी फसल उग रही हो, उगते समय अगर आपको एक भी पौधे के पत्ते पीले दिखाई दें, उसमें उस रोग आपको दिखाई दे, तो उन पत्तों को आप उस पौधे को जड़ से आप उखाड़ के खेत से दूर ले जाके उसको दबा दें। पहला तो ये करें, क्योंकि एक पौधे से ये रोग दूसरे पौधे में फैल सकता है और ये कीड़ों द्वारा या कीटों द्वारा फैलता है। खास करके सफ़ेद मक्खी इस तरह के रोग को फैलाती है। तो सफ़ेद मक्खी का आपको निदान करना है, आपको पहचान भी करनी है। सफ़ेद मक्खी सफ़ेद रंग की छोटे छोटे कीट से होते हैं और उसके वयस्क और जो शिशु होते हैं दोनों पत्तों पे आते हैं और रोग को फैलाते हैं। तो आप उसका नियंत्रण करें। इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई आती है, रोगोर का प्रयोग कर सकते हैं। और भी बहुत सारी दवाई हैं, जैसे इमिडाक्लोप्रिड आप प्रयोग में ला रहे हैं तो 1 मिलीलीटर दवाई 3 लीटर पानी में, ध्यान से सुन लें, 1 मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर घोल बनाएं और छिड़क दें। अपनी फसल की आप लगातार निगरानी करते रहेंगे कीड़े मकोड़ों की, तो आप उनका नियंत्रण समय पे कर पाएंगे। और जब नुकसान एक बार फसल का हो गया, बहुत बड़ी मात्रा में कीड़े आ गए या बीमारी आ गई, फिर उनका नियंत्रण मुश्किल होता है। तो समय की आप पहचान करें और उनका उपचार करें। बिल्कुल। और इसी के साथ डॉक्टर शर्मा, आपके साथ भी अब एक बारी जो है वो बातचीत कर लेते हैं। और अब आपसे यहाँ पे ये जानना चाहेंगे कि जैसे आपने पहले अपनी बातचीत में बताया कि जो हमारे युवा हैं और वो जो है वो खेती किसानी के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको किस तरीके से जो है वो प्रोत्साहित किया जा सकता है, अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए अगर आपसे जानकारी ले तो? अभी जो हमारे युवाओं का रुझान है वो खेती से हट के जो खेती से संबंधित व्यवसाय हैं उस पे ज़्यादा है। वो अपना उद्यम लगाना चाहते हैं, अपना व्यवसाय करना चाहते हैं और उसके माध्यम से कम ज़मीन में कम समय में अधिक आमदनी हो और युवाओं को खेती में ही रोज़गार मिले, ये उनकी प्राथमिकता है और हमारी भी प्राथमिकता है। अब इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं कि उद्यमता का विकास कृषि में कैसे हो। RKVY रफ्तार करके एक स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की है। इसी तरह से अटल इनोवेशन मिशन है जो नीति आयोग का है। DBT DST जो हमारे संस्थान हैं उनकी अपनी स्कीम है। तो एक स्टार्टअप कल्चर शुरू हुआ है और इसमें हमारी सरकार ने बहुत पहल की है। तो उन सुविधाओं को कैसे इनकेस किया जाए या उनका फ़ायदा उठाया जाए, इसके लिए भी बहुत सारे ऐप जो है या सूचना प्रौद्योगिकी के जो संस्था वो हैं आपके ऐप्स हैं वो चालू किए हैं। उसको जो जानकारी वो ले सकते हैं, क्या प्रोडक्ट शुरू करें, कहाँ प्रोसेसिंग करें, कहाँ मार्केटिंग करें। तो इनकी बहुत बड़ी उपयोगिता होने वाली है, क्योंकि खेती के लिए तो सिर्फ बीज है, खाद है, ये सब की ज़रूरत होती थी ज़्यादा। लेकिन जब आप अपना उद्यम लगाना चाहते हैं
मशीनरी कहाँ से मिलेगी, प्रोसेसिंग कैसे होगी, उसका इकोनॉमिक्स क्या होगा, उसकी ट्रेनिंग कहाँ से लेनी है, उसको बेचना कहाँ है, ये सारे डिसीजन उसको एज ए उद्यमी लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कहा जाता है कि समय के साथ जो है वो बदलाव भी आता है, तो इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पहले केवल खाद और बीज की बात होती थी, अब यहाँ पर जो है वो कृषि के क्षेत्र को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया जा रहा है कि दूसरी चीज़ों से भी आप जो है वो अपनी आय को जो है वो अर्जित कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो कई तरीके की ऐप्स भी जो है वो बन गई हैं, और कृषि के क्षेत्र से जो बच्चे आगे जाकर इंजीनियरिंग करते हैं वो भी कई तरीके की ऐप्स जो है वो तैयार करते भी हैं और कर भी सकते हैं आगे। और कौन कौन से इस तरीके की ऐप्स जो है वो तैयार की गई हैं, इनसे भी इनके बारे में भी डॉक्टर शर्मा आपसे हम आगे जरूर जानेंगे। हमारे साथ हमारे अगले कॉलर विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी नमस्कार मैम। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी बिल्कुल मैम, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल ये था कि कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी में युवा कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस मामले में, और उन्हें क्या क्या शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ से करना चाहिए, ये जानना था। और दूसरा सवाल मैम ये था कि जो हम प्रमाणित बीज खरीदते हैं मूंग या उड़द के, तो क्या उनका अंकुरण क्षमता जांचना भी जरूरी, वो प्रमाणित संस्थाओं से होते हैं फिर भी? बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले तो आपसे उत्तर लेना चाहेंगे। जी डॉक्टर शर्मा, क्या बताना चाहेंगे, किस तरीके से जो हमारे युवा हैं वो आगे बढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड में? मैं किसान भाई से बताना चाहता हूँ, मैं जब जम्मू कश्मीर में था, वाइस चांसलर वहाँ था, तो हमारे जो एक स्टूडेंट ने ड्रोन ऐसा बनाया जो कम लागत में बड़ा कॉस्ट इफ़ेक्टिव वो था। तो मैं यहाँ पहले जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहा था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बन सकते हैं और अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही आपको शुरू करनी है तो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आज के समय में बहुत पॉपुलर हो रही है, और भारत सरकार ने जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनमें भी ड्रोन उपलब्ध कराए हैं, और उसका आशय ये है कि वो एडवाइजरी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ क्या है सॉइल की उसके बारे में पता कर सकते हैं, हेल्थ क्रॉप की कंडीशन, हेल्थ क्या है क्रॉप की उसको पता कर सकते हैं, कोई डिजीज़ तो नहीं लगी, कोई पोस्ट पेस्ट तो नहीं लगा। इस तरह से बहुत सारे ऐप्स जो है डेवलप किए जा रहे हैं जिनको यूज़ करके किसान भाई और विशेषकर युवा, और जैसा मैडम ने अभी बताया कि आज के समय में कृषि से संबंधित युवा ही नहीं, जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से आ रहे हैं, वो भी जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड उद्यम हैं उसमें अपनी रुचि दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। और वहीं डॉक्टर दिनेश, आपसे भी जो है वो हमारे कॉलर का प्रश्न था। जी बिल्कुल, उनका प्रश्न मेरी समझ में यही आया कि वो जानना चाहते हैं कि अगर हम घर का बीज यूज़ करें या फिर हम जो प्रमाणित बीज है उसका प्रयोग करें, और इन दोनों में कौन सा बेहतर रहता है। निश्चित तौर पे अपनी अपनी जगह दोनों बीज ठीक हैं। अगर आपने एक बार प्रमाणित बीज लिया है और उसको आप उगा रहे हैं तो उसको आप 4-5 साल आसानी से उगा सकते हैं। आपको हर साल नया बीज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो उसकी आनुवांशिक शुद्धता आपको बनाए रखनी होगी, यानी दूसरी किस्मों के बीज के साथ इसका मिक्सिंग ना हो, मिश्रण ना हो। यानी शुद्धता, आपको जो जेनेटिक प्योरिटी है, शुद्धता है उसकी किस्म की, वो खेत में आपको बना के रखनी पड़ेगी। खरपतवारों का निदान करना पड़ेगा, बीमारी वाले जो पौधे हैं उनको निकालना पड़ेगा। इस तरह से आप अपना बीज बना सकते हैं और उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, आपको बीज का उपचार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम प्रमाणित बीज की बात करें तो इसकी जो थैलियाँ हों, बोरे हों, उनके बाहर हर तरह के आंकड़े उस पर लिखे होते हैं। जैसे इसकी जो जेनेटिक प्योरिटी है कितने प्रतिशत तक इसकी शुद्धता है, जो फिजिकल प्योरिटी है वो कितनी है, इसकी अंकुरण क्षमता है वो कितनी है, किस्म का नाम क्या है ये उसमें होगा। साथ ही साथ इसमें लिखा होगा कि बीज उपचारित है या नहीं है। यानी बहुत सारी जानकारी आपको लिखी होती है, और ख़ास करके अंकुरण का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाई अपना रखा हुआ पुराना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको क्या चाहिए कि मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन ले, एक दिया ले लें, चौड़ा सा दिया ले लें, 10-20 दाने गिन के उसमें डाल दें, हल्का सा पानी छिड़क दें। 4-6 दिन बाद आपको अपने बीज का पता लग जाएगा कि क्या अंकुरण है। आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। 10 दानों में अगर 8 दाने जम जाते हैं तो इसका मतलब 80% क्षमता है। इस तरह के बीज को आप बो सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर नईमुद्दीन जी इस वक्त झांसी से मौजूद हैं फोन लाइन पर, उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो
हाँ नमस्कार जी नईमुद्दीन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? फूल के अवस्था में पेशाब हो जाए तो मूंग उड़द की फसल का उत्पादन घट जाता है। और वर्षा हेलो जी, फिर से दोहराएं सवाल। मूंग उड़द की फूल की अवस्था में यदि वर्षा हो जाए तो उत्पादन घट जाता है, और वर्षा का कोई ठिकाना है नहीं, इस वक्त भी हो सकती है। क्या करें कि उत्पादन न घट सके? धन्यवाद जी। डॉक्टर दिनेश, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसमें हमें जानना चाहिए कि ये एक इनडिटर्मिनेट फसल होती है, उड़द और मूंग। इनडिटर्मिनेट का मतलब होता है कि इसमें वानस्पतिक बढ़वार और फूलों का आना और फलियों का आना साथ साथ चलता रहता है। और फसलों में जैसे गेहूं है, धान है, इनमें पहले वानस्पतिक बढ़वार होती है और फिर बालियां बाहर निकलती हैं। लेकिन जो दलहनी फसलें हैं जैसे उड़द मूंग, इनमें जो बढ़वार, जो वानस्पतिक बढ़वार, फूलों की उत्पादन और साथ ही साथ फलियों का बनना, ये काफ़ी लंबे समय तक साथ साथ चलता रहता है। तो इसमें बड़ा मुश्किल होगा कि जो बरसात हो रही है और उसको हम रोक पाएँ, उसको तो रोकना असंभव सी बात है। तो इस तरह की चीज़ें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बरसात 1 दिन 2 दिन 3 दिन आएगी, उस समय में जो फूल बने हैं उनमें से कुछ फूलों को नुकसान हो सकता है, बाकी फूलों को कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, आपको निश्चित तौर पे अपनी फसलों की निगरानी करनी चाहिए, जाके रोज़ देखना चाहिए कि पत्तों का रंग तो नहीं बदल रहा, पीला तो नहीं हो रहा, फसल में कीड़े मकोड़े तो नहीं आ रहे। आप उनको हिला के, पौधों को हिला के भी देख सकते हैं, और कीड़ों की पहचान अगर आपको नहीं आ रही है तो कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें और आप अपनी फसलों का प्रबंधन करें। बिल्कुल। और इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल के लिए वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम मूंग और उड़द की जो खरीफ की बुआई है उससे संबंधित जानकारियां ले रहे हैं, और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है हमारे कृषि के क्षेत्र में, इसके संदर्भ में भी तमाम जानकारियां जो है वो हासिल कर रहे हैं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो लगातार हमारे टोल फ्री नंबर, हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा ईमेल आईडी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तीनों में से कोई भी विकल्प चुनिए और तुरंत अपने प्रश्न जो है वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर दिनेश और डॉक्टर जगदीश शर्मा जी मौजूद हैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो आज के समय में, वर्तमान समय के अंदर हर एक इंसान के पास जो है वो मोबाइल है। क्या इसके अलावा कोई और भी साधन है जिसके ज़रिए जो है वो हमारे किसान तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारे और भी साधन हैं। मोबाइल इसलिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, पॉपुलर है कि किसान उसको अपने साथ रख सकता है, जहाँ भी बाहर जा रहा है वहाँ भी रख सकता है, खेत पे काम करते समय भी देख सकता है। इसके अलावा जैसे आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको कहते हैं, इंटरनेट का माध्यम है, और ये जो बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए प्रोग्राम, एक कम्युनिटी रेडियो करके शुरू किया गया, जो कम्युनिटी के द्वारा ही प्रोग्राम बनाए जाएंगे, उनकी लोकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। एक ये प्रोग्राम शुरू किया गया, बड़ा सक्सेसफुल है, जहाँ भी चल रहा है। एक आपको याद होगा कि ई नाम करके ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ये मार्केटिंग के लिए था, क्योंकि किसानों को अलग अलग मंडी में ले जाने के लिए अलग अलग मंडी टैक्स देना होता था, बड़ी असुविधा होती थी। और मेरा मानना है कि मार्केटिंग जो है आज के समय में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसान जिस रेट पे बेचता है और अल्टीमेटली कंज्यूमर को मिलता है उसमें काफ़ी अंतर रहता है। तो इसको देखते हुए ये जो इनाम शुरू किया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये एक बहुत अच्छा सशक्त साधन है जिससे किसान अपने माल की ऑक्शन कर सकता है और उससे बेस्ट प्राइस मिल सकता है।
एक फार्मर पोर्टल जो है शुरू किया गया था। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है फार्मर पोर्टल, और इसके माध्यम से किसान जो है किसी भी विषय में, चाहे इंश्योरेंस हो, स्टोरेज हो, एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ हो, सीड्स के बारे में जानकारी है, पेस्टिसाइड, फसल के प्राइसेस, गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है, ट्रेनिंग कहाँ कहाँ किस विषय पे मिल रही है, ये सारी जानकारी इस पोर्टल पे उपलब्ध रहती हैं। जैसे अभी यहाँ जिक्र भी हो रहा था किसान सुविधा मोबाइल ऐप, ये एक बड़ा कारगर जो ऐप है जिसमें जो है वेदर फोरकास्टिंग से लेके करंट जो वेदर है और अगले 5 दिन कैसा वेदर रहेगा इसके बारे में जानकारी, आपके क्षेत्र में डीलर्स कौन कौन हैं, कहाँ हैं, मार्केटिंग सिस्टम क्या है, एग्रो एडवाइजरी, प्लांट प्रोटेक्शन, आईपीएम, इन सारे विषय पे जो है जो किसान सुविधा है इससे जानकारी मिल सकती है। क्योंकि आज एक बात मैं और मेंशन करना चाहता था, एक जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो एक बहुत बड़ा रोल है वो प्रिसीजन फार्मिंग में है, जिसको हम जो है परिशुद्ध खेती भी कहते हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं किसान भाइयों को कि जो फर्टिलाइज़र यूज इफ़िशियंसी और वाटर यूज इफ़िशियंसी हमारे देश में बहुत कम है। पानी की हम बात करें तो हमारी जो यूज इफ़िशियंसी है 25 से 30%, यानी 70% पानी हमारा वेस्ट जा रहा है, या तो एवेपोरेट हो रहा है या फर्टिलाइज़र्स वगैरह के साथ में ग्राउंड वाटर में जा रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा है। इसी तरह से जो फर्टिलाइज़र है जो हम यूज़ करते हैं, जो दो ही मेन इनपुट हैं जिनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, इसकी भी इफ़िशियंसी 25 से 30% है। तो इसको कैसे बढ़ाया जाए, इसको कैसे, कितना फर्टिलाइज़र किस ज़मीन में, इवन एक ही खेत में अलग अलग फर्टिलिटी लेवल हो सकते हैं, तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, उसका बड़ा यूज है। मैंने ड्रोन का मेंशन किया था। इसी तरह से सेंसर बेस्ड इरिगेशन सिस्टम है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। दूसरा मैं बात कर रहा था एक एम किसान मोबाइल टेलीफोनी, ये एक बहुत कारगर इंटरनेट बेस्ड है और बिना इंटरनेट के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़ा पोटेंट ये टूल है और इसके ज़रिए जो है एडवाइजरीज है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट है, और इसको जो घर बैठे गवर्नमेंट ऑफिसर से बात कर सकते हैं। तो ये एक और बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया है। किसान कॉल सेंटर, इससे मैं बहुत समय तक जुड़ा रहा, 8-10 साल में जुड़ा रहा जब उस संस्थान में था, और ये टोल फ्री नंबर है। 13 स्टेट्स में ये काम करता है, टोल फ्री है। जिस स्टेट में वहाँ ये सेंटर है वहाँ का किसान उसमें कांटेक्ट कर सकता है। 3 लेवल पे ये काम करता है। पहले 1 लेवल होता है, उस पर क्वेरी सॉल्व की जाती है, यदि नहीं होती तो दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर का कॉल सेंटर है वहाँ, और नहीं तो तीसरे नंबर पे, और वहाँ भी नहीं होती तो 72 घंटे के अंदर किसान को जो भी सूचना लेनी है वो उसको उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह से किसान सारथी एक ऐप शुरू किया था, लाइक फार्मर रजिस्ट्रेशन, इसमें फार्मर की क्वेरी हैं और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं किसानों के, ये सारी चीज़ें इसमें जानकारी दी जाती थी। अब मेरा मानना ये है कि जिस तरह से गवर्नमेंट की प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर भारत की मैंने बात की, स्टार्टअप की मैंने बात की, आपके FPOs की मैंने बात की, अब इनको जानकारी के लिए हमें किसानों को एक तरह से KVK हैं या स्टेट डिपार्टमेंट हैं, किसानों को ये जागृत करना होगा कि जो ऐप्स हैं ये, या प्लेटफार्म हैं या पोर्टल हैं, इनको जो है किसान भाई इनका यूज़ करें और घर बैठे किस तरह से वो जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मार्केटिंग एक इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है कि किसान भाई यदि लोकल उसमें बेच रहे हैं तो हो सकता है उसको कोई प्राइस मिले, लेकिन उसको यदि एक्सेस करे कि कहाँ क्या प्राइस चल रहा है और कब चल रहा है। इवन फोरकास्टिंग होती है कि जो गेहूं का प्राइस है वो मई में कितना होगा जब फसल कटेगी, और दिसंबर में कितना होगा। तो फार्मर्स जो है मार्केटिंग डिसीजंस ले सकते हैं। इसलिए इन जो ऐप्स या सुविधाएं हैं इनका प्रचार प्रसार करना और फार्मर्स को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो यहाँ पे डॉक्टर शर्मा आपने बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इतने विस्तार से और इतने सरल भाषा में आपने समझाई है, तो मुझे लग रहा है कि हमारे काफ़ी जो किसान इस वक्त हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इसका जो है वो लाभ ज़रूर लेंगे। हमारे अगले कॉलर कैलाश प्रजापति जी उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद है फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी मैडम। जी कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम। अपने टीवी की आवाज को पहले बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए जल्दी से। जी मैडम, हमारा सवाल ये है जी
कि हम ड्रोन का प्रयोग करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है? किस चीज का प्रयोग करना चाहते हैं? ड्रोन का प्रयोग करना चाहते हैं आप, तो किस उद्देश्य से करना चाहते हैं ड्रोन का प्रयोग खेत में? फसल के लिए। फसल की निगरानी के लिए? जी मैडम। जी बिल्कुल। किस तरह की निगरानी? आप किस जानवरों तरीके की निगरानी? कीट प्रबंधन के लिए आप जानना? जी जी मैडम, जैसे निगरानी के लिए और दवाई छिड़काव के लिए तो इसका उपयोग किया जाता है क्या दोनों के लिए? जी, इसका प्रयोग सबसे पहले ज़रूरी है। देखिए, आप ट्रेनिंग ले लीजिए, बिना ट्रेनिंग, हाँ ट्रेनिंग ले लीजिए। उसके हिसाब से अगर ज़रूरत हो, आपकी फसल को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तभी छिड़काव करें। पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपकी फसल को कीड़े वाली दवाई डालनी है या उर्वरक डालना है, कौन सी दवाई डालनी है, ये आपको खेत में ही जानकारी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हम बिना सोचे समझे दवाई छिड़कना शुरू कर दें, उर्वरक छिड़कना शुरू कर दें, उसके बाद ही करें। और ड्रोन की अच्छे से ट्रेनिंग ले लें, क्योंकि इसमें आपको जो भी दवाई का आप प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे, उसका कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। उसकी मात्रा का एक तरह से शुरू में अंदाज़ा आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो मात्रा इसकी कम ज़्यादा पड़ जाएगी, आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो निश्चित तौर पे बिना ज्ञान के आप कृषि विज्ञान केंद्र पे संपर्क करें, वहाँ पे आपको विस्तार से इसके बारे में बताया जाएगा, तभी आप इस तरह की आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करें। या आजकल ड्रोन दीदी भी कंसेप्ट एक आ रहा है, आप अगर कोई ड्रोन दीदी हो आपके यहाँ आसपास तो उनसे भी आप संपर्क करके ज्ञान ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो हमारे जो किसान हैं वो लगातार जो है वो नई वैज्ञानिक विधियों का जो है वो प्रयोग करना चाहते हैं, नई टेक्निक्स का जो है वो प्रयोग करना चाहते हैं और नए नए एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर दिनेश, साथ ही आपसे यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की, तो मूंग और उड़द के अंदर पोषक तत्व प्रबंधन करना कितना ज़रूरी है और ये कब करना चाहिए? जी, वैसे तो उड़द और मूंग को पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है। खास करके जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो इसको स्टार्टर डोज शुरू में देनी पड़ती है। 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के हिसाब से बुआई के समय देनी है। फास्फोरस की मात्रा इसकी 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से डालनी है और पोटाश की मात्रा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से K2 डालना है। ये तीनों उर्वरक आप बुआई के समय में प्रयोग कर सकते हैं। कई बार देखने में ऐसा आता है कि दलहनी फसलें धीरे धीरे बढ़ती हैं और उनका विकास किन्हीं दशाओं में रुक जाता है। तो ऐसी दशाओं में ऐसा देखा गया है कि 2% यूरिया के घोल का छिड़काव भी काफ़ी लाभकारी हो सकता है। तो ऐसी दशा में खास करके जब ये फसल आपकी 40-45 दिन की हो जाए तो अब आप 1-2% यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं, अगर आपकी फसल में जो है बढ़वार कम आई है वनस्पति। तो इस तरह से आप पोषक तत्वों का प्रबंधन कर सकते हैं। जी, कई बार हमारे किसान जो है वो खरपतवार से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि खरपतवार भी जो है बहुत ज़्यादा उग जाती है। तो किस तरीके से देखा जाए कि कौन सी खरपतवार है और खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करें जिससे कि फसल को भी किसी तरीके का नुकसान ना पहुंचे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे किसान भाई समझते हैं कि बरसात के मौसम में फसलों में, सभी फसलों में खरपतवार ज़्यादा आते हैं और शुरुआत में ये फसल थोड़ा धीमे धीमे बढ़ती है तो खरपतवार और ज़्यादा आ जाते हैं। इसके लिए आपको सुझाव यही है कि शुरू में आप पेंडिमिथालिन नाम की एक दवाई आती है उसका प्रयोग करें। 1 लीटर सक्रिय तत्व या 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व, और व्यावसायिक जो प्रोडक्ट है वो आपका करीब 3.25 लीटर आता है। 3.25 लीटर दवाई 500 लीटर पानी में घोल लें और बुआई के 2 से 3 दिन के अंदर अंदर उसका छिड़काव कर दें। तो इस तरह 30 दिन तक आपकी फसल में खरपतवार नहीं आएंगे। इसके बाद करीब 40-45 दिन पे एक बार आप गुड़ाई भी कर सकते हैं। गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन फसलों में खरपतवारों से काफ़ी नुकसान होता है। तो आप मिला जुला के जो रासायनिक विधि है और जो हमारी मैनुअल लेबर है, जो उसका दोनों का मिला जुला प्रयोग करके खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। हाँ, बाद में अगर फसल आपकी एक बार बड़ी हो गई, आपने उगना शुरू कर दिया, तो उसमें खरपतवार नाशी दवाइयाँ नहीं मिल पाती। दालों के लिए वो उस तरह के खरपतवार नाशी अभी उपलब्ध नहीं है जो किसान भाई प्रयोग कर पाए। वहाँ आपको हाथ से ही खरपतवार निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर आर.के. तिवारी जी कटनी मध्य प्रदेश से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो जी, आर.के. तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ, स्नेल जो होते हैं घोंघे,
वो मेरे छोटे छोटे पौधे को सब्जी में लगाती हूँ, कुछ भी उनको खा जाते हैं, उनसे कैसे बचा जाए? जी, आरती जी बात कर रही हैं। बिल्कुल आरती जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न जो है वो किया है। डॉक्टर दिनेश, किस तरीके से निजात पाई जा सकती है स्नेल्स के से? देखिए, स्नेल्स और घोंघों का नियंत्रण तो बड़ा मुश्किल होता है, और सबसे बड़ी बात ये, आपको शायद कुछ जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि ये घोंघे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, तो इनको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी फसल को नुकसान। बड़े बड़े घोंघे आते हैं और रात में आके खाते हैं मेरे पौधे को। अगर खाते हैं तो अब इनका नियंत्रण तो बड़ा मुश्किल है आपका करना, क्योंकि अभी तक इस तरह की रिसर्च, अनुसंधान, आंकड़े हमारे पास नहीं है घोंघों के बारे में। हाँ, आप फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नज़दीक में कृषि विज्ञान केंद्र पर संपर्क कर लीजिए, वहाँ से हो सकता है कुछ इनका समाधान मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार आप ज़रूर चेक करें कि घोंघों से किस प्रकार नुकसान हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके कीड़े मकोड़े दूसरी कोई चीज़ आ रही हो। कई बार ऐसा होता है आंगन में घर में गिलहरी खा जाती है, गिलहरी वगैरह आ जाती हैं, दूसरे जानवर भी हमारी फसल को नुकसान कर सकते हैं। उस तरह की चीज़ों को आप देख लें। या खरगोश, कई बार छोटे छोटे खरगोश घूमते रहते हैं, पालतू या गैर पालतू, वो भी फसलों को नुकसान कर देते हैं। तो आप एक बार गहनता से जांच करें, तभी इसकी समस्या का समाधान निकल सकता है। बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं मूंग और उड़द की जो खरीफ की बुआई है उसके संदर्भ में, और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का किस तरीके का रोल है हमारे कृषि के क्षेत्र में, इस संदर्भ में भी तमाम जानकारियां हम यहां पर जो है वो हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर शर्मा, अब आपसे मैं यहां पर ये जानना चाहूँगी कि जब आप से हम पहले बात कर रहे थे तो आपने बातों बातों में जो है इसके बारे में भी बहुत बात की थी, प्रसंस्करण के बारे में, और आपने तमाम इन बिंदुओं पर भी जो है वो प्रकाश डाला था। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर ध्यान में रखते हुए हम बात करें, प्रसंस्करण के क्षेत्र को अगर जोड़ें, हम वैल्यू एडिशन को जोड़ें, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये जो खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, जिसको प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन कहते हैं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको जानकर हैरत होगी कि सिर्फ हमारे यहाँ 7% ही प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन होता है, और बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ 80% 70% होता है। उसके चलते जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं वो 15 से 20% होते हैं, और फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स में तो और भी ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से वैल्यू एडिशन का मतलब है कि हम गेहूं बेचें या गेहूं से बना के दलिया बेचें, या हम और कोई प्रोडक्ट बेचें। इसी तरह से मिल्क है, मिल्क से प्रोडक्ट बेचें, क्या वैल्यू एडिशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो हम बात कर रहे हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने की, बढ़ भी गई है और आगे भी बढ़ाना है, तो मेरे हिसाब से वो प्रोडक्शन से नहीं बढ़नी है। प्रोडक्शन से बढ़ेगी तो प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ेगा, उसी तरह से लागत भी बढ़ेगी। लेकिन प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और तीसरी चीज़ है मार्केटिंग, ये 3 ऐसे अवयव हैं, और उसका प्रेजेंटेशन यानी पैकेजिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी जानकारी किसानों को नहीं है। तो मेरा मानना है कि जैसे किसान सुविधा ऐप है, या नाम है, या इस तरह की और जो सुविधाएं हैं KVK के माध्यम से, या आत्मा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसके माध्यम से किसान भाइयों को
इस पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाए कि वो इसको किस तरह से अवेल कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अभी तक उनको क्या जानकारी मिलती है या चाहते हैं कि बीज कहाँ से मिलेगा, खाद कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज़ें है। लेकिन यदि कोई किसान आता है कि मैं टमाटर उगाता हूँ और मुझे उससे जो है केचप बनाना है या टोमेटो प्यूरी बनानी है, उसकी जानकारी कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मार्केटिंग है, ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि आज किसी चीज़ के रेट कुछ हैं, कल आगे कुछ होंगे, इस मंडी में कुछ हैं और दूसरी मंडी में कुछ होंगे, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से हमें किसी विज्ञान केंद्रों के माध्यम से और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी जो जिला स्तर पर होती है, इनके माध्यम से किसान भाइयों को एजुकेट करना है कि ये ऐप ऑलरेडी अवेलेबल हैं, इनसे किस तरह से वो उनका लाभ उठाएं और अपना जो खाद्य प्रसंस्करण अपने लेवल पे शुरू करें। मार्केटिंग से कैसे वो लाभ उठा सकते हैं, यानी कि जो प्रोडक्शन से थोड़ा सा हट के प्रॉफिटेबिलिटी के क्षेत्र में वो कैसे जा सकते हैं, अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा, मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टअप। कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग के लोग बच्चे भी उसमें आ रहे हैं। तो इस क्षेत्र में भी जानकारी देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हर आदमी, आप बता रहे थे जैसे बात हो रही थी, इंटरनेट नहीं चला सकता, ये हो नहीं सकता। लेकिन जो केवी के जैसे ड्रोन की भी बात हो रही थी, अब कस्टम हायरिंग सेंटर्स बने हैं। कस्टम हायरिंग, अब हर किसान, जो किसान भाई मध्य प्रदेश से बात कर रहे थे, वो अपना ड्रोन रखने की ज़रूरत नहीं है। कस्टम हायरिंग सेंटर्स हैं, उनसे आप हायर कर सकते हैं। इसी तरह से केवी केज हैं, कुछ केवी केज को भी ड्रोन उपलब्ध कराए गए हैं, उनसे भी आप मदद ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो सूचना प्रौद्योगिकी है, इसके घर बैठे बैठे आप पूरे देश की, क्या विदेश की जानकारी ले सकते हैं। और आपको जानकारी है कहाँ मार्केट है, क्या शुरू करना है, किसकी डिमांड है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़ सकता है और खेती में रोज़गार के साधन भी आपको उपलब्ध हो सकते हैं। आपके जो बच्चे हैं वो घर बैठे बैठे इस तरह के बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर कन्हैया लाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से मौजूद है, फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो। नमस्कार मैडम जी कन्हैया लाल जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपने टीवी की आवाज़ को जल्दी से बंद कर दीजिए, हमारे पास समय थोड़ा कम है, और अपना प्रश्न फटाफट से पूछ लीजिए। हाँ जी नमस्कार मैडम। अरे मुझे दिल्ली का प्रकोप और माहौल का प्रकोप अधिक होता है, तो सोयाबीन फसल के लिए कौन सी दवाई का छिड़काव करें ताकि उससे रोकथाम हो सके? क्या दिक्कत है सोयाबीन में? सोयाबीन की फसल में मतलब बिल्कुल इल्ली का प्रकोप है, इल्ली का प्रकोप हो जाता है उनकी फसल में, तो किस तरीके से बचाव? देखिए, आपको सोयाबीन की फसल में जानकारी होनी चाहिए कि कौन सी इल्ली है। ये बिहार हेरी कैटरपिलर है, रेड हेरी कैटरपिलर, कई तरह के कैटरपिलर आते हैं, उसमें इल्ली कहते हैं। तो इसके लिए आपको सही सलाह यही है कि आप एक बार कृषि विज्ञान केंद्र में दिखा लें, किसी वैज्ञानिक को दिखा लें, वो आपको इसके बारे में दवाई दे देंगे। क्योंकि यहाँ से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि कौन सा कीड़ा, कौन सी इल्ली ज़्यादा नुकसान कर रही है। यही बेहतर होगा आपके इसके फसल की सुरक्षा के लिए। जी बिल्कुल। और इसी के साथ चलते चलते डॉक्टर शर्मा, अब अंत में आपसे एक जानना चाहेंगे कि आप जो हमारे दर्शक इस वक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान भाइयों से जितनी चर्चा हुई है वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट होती जा रही है, जो आज के समय में क्लाइमेट चेंज है और वेदर। पहले ये होता था, आज यहाँ बारिश हो रही है तो आगरा में भी बारिश हो रही है, मथुरा में भी हो रही है, बरेली में भी हो रही है, बहुत चीज़ें प्रेडिक्टेबल थीं और मौसम भी डिफाइंड थे कि कब से कब तक ये कौन सा सीज़न रहेगा। और खेती जो है पूरी आधारित है वेदर पे, टेम्परेचर पे। तो ये जानकारी किसानों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आने वाला, मेरी एक किसान से एक बार बात हुई, उसने कहा बड़े खुश हो कि डॉक्टर साहब आपकी खुराक से इस बार जो है 3 लाख का 2 लाख का टमाटर मैं बेचूंगा। दूसरे तीसरे दिन वहाँ जो है पाला ओला पड़ गया, सारा ख़त्म हो गया।
तो वो यदि ये जानकारी वेदर की फोरकास्टिंग की सुविधाओं का वो लाभ उठाएं कि आने वाले समय में 3 दिन में 5 दिन में किस तरह का मौसम रहने वाला है, ये मैं किसान भाइयों से जागरूक करना चाहता हूं कि इन सुविधाओं, जैसे मैंने बताया था पहले भी, किसान सुविधा जो ऐप है वो 5 दिन आगे की भी जानकारी आपको देता है। और हर केवीके में, हर यूनिवर्सिटी में एक माध्यम बनाया गया है कि आप अपनी जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। वो फोरकास्ट करते हैं, वहाँ पर स्टेशन भी बने हुए हैं जो वेदर स्टेशन हर यूनिवर्सिटी में। तो इन चीज़ों का आप लाभ उठाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इसी के साथ डॉक्टर शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर दिनेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों यहाँ पर आए और अपने अपने विषय से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप लोगों ने आज साझा की है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज आपने जाना कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी आप कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपने ये भी जाना कि खरीफ की उड़द और मूंग की बुआई आपने किस तरीके से करनी है और कैसे रखनी है तमाम सावधानियां। अब आपको आइए जल्दी से बता दें कि हम अगली बार अपने हेलो किसान कार्यक्रम में किन विषयों के साथ होंगे हाजिर। अगली बार हम बात करने वाले हैं मोटे अनाज की खेती की, और साथ ही बात होगी आम के फलों की तुड़ाई व सावधानियां। इन दोनों विषयों से संबंधित अगर पहले से ही अपने कोई प्रश्न आप भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। अगर अपने प्रश्न रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर आप लिख सकते हैं 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ये नंबर आपके लिए उपलब्ध रहता है। इस कार्यक्रम को दोबारा से देखना चाहते हैं, तमाम जानकारियां हासिल करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे, वहां जाकर आप एक बार फिर से इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।